जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी? आप लोग तो थंबनेल देख ही चुके होंगे कि ये आपका लेक्चर 1 होने वाला है। ये आपका लेक्चर 1 वीडियो है, ठीक ना। और थंबनेल आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे, ठीक ना। तभी आप लोग इस वीडियो को यानी कि यहाँ तक पहुँचे होंगे, ठीक। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में क्लास टेंथ का जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाले फाइनल एग्ज़ाम, वही एग्ज़ाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपको 100% ऑब्जेक्टिव जो है आपको एग्ज़ाम में यहाँ से छपने वाला है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक ना। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए, ये लेक्चर आपका 1 है, ठीक। ये आपका लेक्चर 1 है, ठीक। और देखिए, ये आपका पहला चैप्टर है फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जिसको बोलते हैं प्रकाश के परिवर्तन, ठीक। जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए अध्याय 1 लिखा हुआ है, ठीक ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये आपका जितना भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा, यानी कि जितना भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा, वो 100% गारंटी है कि आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा यहाँ से, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के बीच पहुँचे, ठीक ना। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के ये स्क्रीन पर है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, या वास्तविक और दोनों, यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, या इनमें से कोई नहीं बनता है। तो इसमें से आपका एक आंसर सही है और बाकी 3 गलत होता है। देखो, ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया रहता है, जिसमें से आपको एक सही ऑप्शन चुनना रहता है, बाकी 3 गलत होते हैं, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक। तो देखिए, कह रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या वास्तविक और काल्पनिक, यानी क और ख, यानी यहाँ पे ए और बी देना चाहिए, ठीक ना। ए और बी दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा जो है हमारा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण द्वारा हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन का देखिए, आपका उत्तर भी क्वेश्चन के, देखिए क्वेश्चन जो ऑप्शन के नीचे भी आपका उत्तर भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, ये आपको पूरा रटना नहीं है, ये 100% गारंटी है कि एग्जाम में तो आइए करेगा यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटना नहीं है। रटने से आप लोग जल्दी भूल जाएगा, ठीक। तो देखो, एग्जाम में जब अगर जाते हो तुम लोग एग्जाम देने, तो वहाँ पर जाने से पहले इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक नज़र देख लेना है। एक नज़र क्या करना है, देख लेना है। एक नज़र ध्यान से देख लेना है, ठीक ना। तो इसको रटना नहीं है, बस खाली आप लोग देखते जाइए। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण होता है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तन का कोण होता है। तो ए नंबर दिया, आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण ये नहीं होता है। आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण ये भी नहीं होता है, ठीक। 3 नंबर दिया, सी नंबर दिया, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण ये भी नहीं होता है। अब डी नंबर क्या ऑप्शन है, तो डी नंबर आपका ऑप्शन दिया है कि डी नंबर ऑप्शन दिया है कि परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, ये आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यही आपका जो है ये परावर्तन का कोण होता है, ठीक ना। परावर्तन का कोण कौन होता है, तो परावर्तन का कोण वो होता है, परावर्तन का कोण वो होता है जो परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण वाला को हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक ना। कितने नियम होते हैं, तो इसका 2 नियम होता है, ठीक ना। इसका 2 नियम होता है। देखो, सब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, उसका उनको लिखे, ठीक ना। 2 नंबर में पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे और कितने नियम होते हैं, ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब कौन कौन सा होता है, तो देखिए हमें बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं। 1 नंबर होता है कि आपतित किरण, देखिए लिख देते हैं, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतित किरण तथा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब,
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक ना। तीनों एक ही तल में होते हैं, ये आपका पहला नियम हो गया। प्रकाश के परिवर्तन के नियम होता है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम, ये पहला नियम हो गया, ठीक ना। ये पहला नियम हो गया, ठीक। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं या एक नंबर समझ गए कि एक नंबर नियम कौन सा। अब देखो दूसरा नियम देखते हैं। दो नंबर ये नियम ये कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम ये होता है कि आपतन का कोण बराबर होता है परावर्तन के कोण के। आपतन का कोण बराबर होता है परावर्तन के कोण, ठीक। परावर्तन का कोण, आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण, ऐसे भी बोल सकते हैं। या आपतन का कोण तथा परावर्तन का कोण दोनों बराबर होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक। तो 2 नंबर का आंसर आपको पता चल गया कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी हम बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। यानी कि निम्नलिखित के मतलब नीचे जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है उसी में से आपको बताना है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। यानी समतल दर्पण द्वारा या अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा, ये तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो आपको इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। अवतल दर्पण द्वारा जो है हम किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। अवतल दर्पण द्वारा जो है हमारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग मिला सकते हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा, यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो कौन सा ऐसा दर्पण है जो जिससे हम लोग वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। और समतल दर्पण द्वारा इसे भी प्राप्त कर सकते हैं, प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अवतल दर्पण द्वारा इसे भी कर सकते हैं और उत्तल दर्पण द्वारा, यानी तीनों प्रकार के दर्पणों, ये जो तीनों प्रकार के जो दर्पण दिया है, ये तीनों प्रकार के दर्पणों जो है हम वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्योंकि तीनों इसमें दिया है उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये 6 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। 6 नंबर क्वेश्चन करें कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। समतल दर्पण से होता है या अवतल दर्पण से होता है या क और ख। देखिए यहाँ पे क और ख दे दी, यहाँ पे ए और बी होगा, ठीक ना। ए और बी यानी दोनों, यानी समतल और अवतल दोनों से होगा या उत्तल दर्पण से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तल दर्पण, ठीक ना। याद रखिएगा इसको, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में 7 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 7 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। यानी कि कहाँ पर स्थित होने से जो है हमारा वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी अनंत पर। अनंत पर अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो हमारा अनंत पर किसी वस्तु को हम रखते हैं तो हमारा क्या होगा हमारा, तो अनंत पर किसी वस्तु को हम स्थित करते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारा अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, ये एकदम आसान है, ये भी पूछता है लेकिन एकदम ये सिंपल है। अवतल दर्पण की, याद रखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है, याद रखिएगा, ठीक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक। इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन, ये इसका भी चांस बनता है पूछने का, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साफ साफ लिखा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी कि बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, आभासी और 12, ठीक। आभासी और 12 समझ गए। नेक्स्ट देते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए एक बात हम आप लोगों को बताते हैं, इसमें केवल हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक ना, क्योंकि आप लोग 10वां क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे, काल्पनिक के मतलब क्या होता है, सीधा मतलब क्या होता है, वक्रता क्या होता है, पोल क्या होते हैं, ध्रुव क्या होते हैं, ये सब आप लोग जान चुके होंगे, ठीक ना। इसलिए हम यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव बताएंगे और इसका आंसर बताएंगे, ठीक ना। यहाँ पर हम आप लोगों को समझाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग का सिलेबस अब तक आप लोग जहाँ पढ़ रहे होंगे वहाँ
आप लोगों का सिलेबस खत्म हो चुका होगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें हम केवल ऑब्जेक्टिव ही बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन करें कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। कह रहे कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब 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 वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के से परे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ये भी नहीं होगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, आपका ये आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ये याद रखिएगा, ये भी VVI है, ये भी जो है ये भी आपका VVI, ठीक ना। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक ना। और जो 2026 में एग्जाम देने वाले उसी के लिए ये वीडियो है, ठीक ना। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण, याद रखिएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण, अब आपको ये बताना है कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक और सीधा बनता है, ठीक ना। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है हमारा काल्पनिक और सीधा बनता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी, ठीक, सीधा भी और उल्टा भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा जो है हमारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो हम लोग जिस दर्पण में हम लोग दाढ़ी देख कर बनाते हैं, ठीक, जिस दर्पण में हम लोग देख के बनाते हैं दाढ़ी, ठीक, तो उस दाढ़ी के जो दाढ़ी बनाया जाता है तो उस दर्पण में कौन सा वो दर्पण किस प्रकार का रहता है, उत्तल रहता है या अवतल रहता है या समतल रहता है या इनमें से कोई नहीं रहता है। तो देखो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में आप लोगों को अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। इसको ध्यान से समझिए। कह रहे हैं कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि एक दर्पण है, ठीक, और उस दर्पण से किसी भी दूरी पर अगर किसी वस्तु को रख देते हैं तो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वह दर्पण कैसा होगा? समतल होगा या उत्तल होगा या समतल अथवा उत्तल होगा या अवतल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, समतल अथवा उत्तल होगा, ठीक ना, समतल अथवा उत्तल होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन का है कि संबंध f बराबर r/2 सत्य है, संबंध f बराबर r/2 सत्य है, यानी कि f बराबर r/2 आपको बताना है कि सत्य है कि नहीं, ठीक। तो कौन से इसमें से सत्य है, ठीक। तो एक नंबर ए नंबर दिया उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, तो ये सत्य नहीं है। अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, ये भी सत्य नहीं। क्यों? क्योंकि f बराबर r/2 फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो देखो f है हमारा उत्तल दर्पण, f जो है हमारा उत्तल दर्पण तथा अवतल दोनों प्रकार का दर्पण, f जो है हमारा उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा सी। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब, समझिए एक गोलीय दर्पण है, ठीक, और एक गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि वस्तु से छोटा है, वस्तु बिंब यानी बिंब से छोटा है, या वस्तु से बड़ा है, या सीधा है इरेक्ट, या उल्टा है इन्वर्टेड। तब का इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, इन्वर्टेड है, ठीक, इन्वर्टेड यानी उल्टा है, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं ये अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन किस पर सतह पर होता है। आपको बताने कि प्रकाश के परावर्तन जो है कौन किस सतह पर होता है, खुरदरी सतह पर होता है या चिकनी सतह पर होता है या पारदर्शी सतह पर होता है या किसी भी सतह पर होता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 19 का आंसर हो जाएगा चिकनी सतह पर, ठीक ना, चिकनी सतह पर। चिकनी सतह पर जो है हमारा
चिकनी सतह पर जो है हमारा प्रकाश का परिवर्तन किस सतह पर होता है, तो ये आपका चिकनी सतह पर होता है। प्रकाश का परिवर्तन चिकनी सतह पर होता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन के कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो वही ये क्वेश्चन हम लोग एक बार कर लिए कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं, तो इसमें कोई भी समझाने वाला बात नहीं है। और दोनों नियम हम बता दिए, 1 नंबर नियम भी बता दिया और 2 नंबर नियम भी बता दिए, ठीक। तो नेक्स्ट बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला परिवर्तन नियम क्या कहलाता है, यानी प्रकाश के पहला परिवर्तन नियम जो है, ठीक। हम पहले दो देखो, जब प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है सवाल आया था, तो वहाँ पे हम बताए थे कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है। और इस दोनों नियम में हम बताए थे कि कौन कौन सा 2 नियम होता है, ठीक था। तो उसी 2 नियम में से यहाँ पे पूछा है कि पहला परिवर्तन नियम कौन सा है, यानी पहला प्रकाश के परिवर्तन का नियम कौन सा है। तो पहला कौन सा है, तो आपतन का कोण बराबर परिवर्तन का कोण, ये नहीं है। किरणें समान तल में होते, ये भी नहीं है। आपतन परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले बताए थे कि आपतित पहला परिवर्तन के नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो देखो तीनों एक ही समतल में होते हैं या तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर में क्या ऑप्शन है कि आपतन परावर्तित किरण, आपतन किरण तक अब कामा दिया है परावर्तित किरण, तो इससे कौन कन्फ्यूज जाइएगा, ठीक ना। आपतन है बस हो गया, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ठीक ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर, ठीक ना। इसका याद रखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा परिवर्तन नियम क्या है। दूसरा परिवर्तन नियम, तो इसको में कोई समझाने वाला बात है जी। यहाँ पर दूसरा परिवर्तन नियम साफ साफ दिख रहा है कि आपतन का कोण बराबर होते हैं परिवर्तन के कोण के, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य परावर्तन कहाँ होता है, खुरदरी सतह पर, चिकनी सतह पर, अपारदर्शी सतह पर या किसी पर भी नहीं। तो देखो सामान्य परावर्तन जो है हमारा, सामान्य परावर्तन जो है हमारा वह चिकनी सतह पर होता है। सामान्य परावर्तन जो है हमारा चिकनी सतह पर होता है, याद रखिएगा। सामान्य परावर्तन चिकनी सतह पर होता है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन का विक्षेपित आइरेगुलर, विक्षेपित को इंग्लिश में बोलते हैं आइरेगुलर परावर्तन किस में होता है, यानी विक्षेपित परावर्तन किस में होता है, धातु की सतह में या खुरदरी सतह में या जल की सतह में या दर्पण। तो 24 का आंसर हो जाएगा खुरदरी सतह पर, ठीक ना। विक्षेपित परावर्तन जो है खुरदरी सतह में होता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि अवतल दर्पण किस प्रकार की छवि बनाता है। आपको बताना है कि अवतल दर्पण जो है हमारा वह किस प्रकार की छवि बनाता है, ठीक। अवतल दर्पण जो हमारा किस प्रकार की छवि बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का छवि बनाता है अवतल दर्पण, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन के उत्तल दर्पण सदैव कैसी छवि बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव यानी उत्तल दर्पण हमेशा कैसी छवि बनाता है। ए नंबर ऑप्शन दिया वास्तविक और सीधा, आभासी सीधी और लघु, आभासी और बड़ी, वास्तविक और उल्टी। उल्टी के मतलब वो वाला उल्टी मत समझ लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे उल्टी के मतलब उल्टा होता है, ठीक ना, उल्टा, ठीक ना। यहाँ पे उल्टी दिया तो इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक। तो उल्टी के मतलब कोई और बात मत समझ लेगा, आप लोग बहुत तेज होंगे, हम समझ रहे हैं। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण सदैव कैसे छवि बनाता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आभासी और सीधा और लघु, आभासी सीधी और लघु छवि बनाता है उत्तल दर्पण हमेशा, ठीक ना। तो इसको याद रखिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण का ध्रुव यानी पोल क्या है। दर्पण का ध्रुव यानी पोल, हम बताएं कि पोल, ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि पोल किसे कहते हैं क्या है, ठीक ना। आपको 10वीं क्लास में अच्छा तरीके से पढ़ाया गया। तो यहाँ पे हम आपको पोल नहीं समझाएंगे नहीं, ठीक ना। केवल हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, जहाँ पे समझाने वाली बात होगी वहाँ पे हम समझाएंगे, अन्यथा नहीं समझाएंगे, ठीक ना। तो आपको केवल बताना है कि दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण का ध्रुव क्या है, यही आपको बताना है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु जो है हमारा दर्पण का ध्रुव है, ठीक ना, समझ गए। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण का फोकस बिंदु कहाँ स्थित होता है। अब आपको बताना है कि दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है वह कहाँ पर स्थित होता है। ध्रुव और केंद्र के बीच होता है, नहीं। दर्पण के बाहर होता है, नहीं। दर्पण के पीछे होता है, नहीं, कहीं भी नहीं। तो अब जब चारों में से कौन नहीं तो एक हो तो जरूर होगा, क्योंकि हम पहले बताएं कि आपका 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से एक को सही मारना पड़ता है और 3 बाकी 3 आपका गलत रहता है। तो जब चारों में से कौन नहीं तो कौन है, नहीं है, इसमें आंसर है दर्पण का फोकस बिंदु। ध्यान दीजिए, दर्पण का फोकस बिंदु कहाँ स्थित रहता है, आपका ध्रुव और केंद्र के बीच स्थित रहता है, ठीक ना। दर्पण का जो फोकस बिंदु है वह ध्रुव और केंद्र के बीच स्थित रहता है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन का
29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको दिख गया, इसलिए आपको अब आसानी से बता सकते हैं। लेकिन समझ लिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है। अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, तो वह वास्तविक होता है, ठीक ना। अवतल दर्पण का फोकस जो है हमारा वास्तविक होता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है। अभी बताए हैं अवतल दर्पण का फोकस, ठीक ना। अभी आप लोग अवतल दर्पण का फोकस देखिए, देखिए अवतल दर्पण का फोकस अभी आप लोग देखें, और इसके नीचे 30 नंबर क्वेश्चन में आ गया है उत्तल दर्पण का फोकस, तो ये भी आपको याद रखना है। तो उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण का फोकस आपका हो जाएगा बी इज राइट आंसर, आभासी होता है। उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है, ठीक ना। उत्तल दर्पण का फोकस जो है हमारा आभासी होता है। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वस्तु दर्पण के केंद्र पर रखी जाए तो कैसी छवि बनेगी। कह रहा है कि यदि वस्तु को अगर हम दर्पण के केंद्र पर रखते हैं तो उसका छवि कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा या समान आकार की, आभासी बनेगा या बड़ी बनेगी, उल्टी बनेगी या बड़ी बनेगी, सीधे बनेगी या लघु बनेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वास्तविक समान आकार की बनेगी, ठीक ना। तो 31 का आंसर हो जाएगा वास्तविक समान आकार की, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साफ साफ दिए कि यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाए, यानी वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, यानी फोकस, ठीक, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं वस्तु को, तो छवि कैसी होगी, छवि कैसी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी, सीधी और बड़ी होगी, आभासी, सीधी और बड़ी होगी। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या, दर्पण का सूत्र क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी होता है, ये भी पूछ देता है, ठीक ना, याद रखिए। तो इसका भी आप लोगों को, इसको भी आपको याद रखना है कि दर्पण का सूत्र क्या है, दर्पण का सूत्र क्या है। तो दर्पण का सूत्र कौन सा हो जाएगा, तो दर्पण का सूत्र आपका हो जाएगा कितना, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक ना। ये दोनों हो सकते हैं, ठीक ना। देखिए इसको आप पहले लिखिए या इसको आप पहले लिखिए, बात बराबर है, ठीक, इसमें कोई गलती नहीं, ठीक। तो ये दोनों प्लस में, इसलिए आप इधर उधर बोल सकते हैं, ठीक। तो 33 का आंसर समझ गए। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या होता है, यानी आपको आवर्धन का सूत्र बताना है। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन यानी एम बराबर फार्मूला क्या होता है, एम बराबर फार्मूला क्या होता है, तो एम बराबर हो जाएगा आपका क्या, एम बराबर हो जाएगा आपका -v/u, -v/u। आवर्धन का सूत्र यही होता है -v/u, एम बराबर -v/u। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि छवि उल्टी हो तो वह कैसी होती है। छवि को अगर उल्टी कर देते हैं हम लोग, छवि को उल्टा कर देते तो वह कैसी है, वास्तविक है, आभासी है, अस्थायी है, कोई नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक है, ठीक ना, ये आपका वास्तविक हो जाए, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण का सूत्र केंद्र किसे कहते हैं, दर्पण का केंद्र किसे कहते हैं, यानी दर्पण का जो केंद्र है हम लोग किसे कहते हैं, दर्पण के गोलक के केंद्र को कहते हैं, या दर्पण की सतह का मध्य कहते हैं, या फोकस बिंदु कहते हैं, या कोई नहीं कहते। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। क्यों, क्योंकि दर्पण के गोलक का केंद्र जो वह दर्पण के केंद्र कहते हैं, ठीक ना, दर्पण के गोलक के केंद्र को ही दर्पण का केंद्र कहते हैं, ठीक, समझ गए। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह बिंदु जहाँ सभी परावर्तित किरणें मिलते कहलाता है, यानी कि वह बिंदु, मतलब कि एक बिंदु है और वहाँ पे सभी परावर्तित किरणें मिलती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक ना। एक बिंदु है जहाँ पे सभी परावर्तित किरणें मिलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, फोकस, ठीक, उसको फोकस बोलते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, सेविंग मिरर में, वाहन के पीछे देखने में, टॉर्च में, सर्च लाइट में। तो ये आपका इसका जवाब हम पहले ऊपर दे चुके हैं, ठीक ना, ऊपर इसका जवाब हम दे चुके हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। चल जब तक बताइए तब तक हम इसका आंसर बता दें, ठीक। तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो वाहन को पीछे देखने के लिए देखते हैं, ठीक ना, वाहन को पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अरे बाइक में देखिए, बाइक में जो दर्पण लगा हुआ रहता है ना, और पीछे हम लोग देख के साइड में लेते हैं या कहीं साइड में लेते हैं, तो पीछे हम लोग देखते हैं ना उस दर्पण, तो वो दर्पणवा जो है, वो दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक ना, उत्तल दर्पण होता है, ठीक। तो वाहन के पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं
39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। ले भाई, पहले उत्तल दर्पण का उपयोग पूछ लिया, अब अवतल दर्पण का उपयोग पूछ रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा शेविंग मिरर में। ठीक, शेविंग मिरर मतलब दाढ़ी उड़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि वस्तु को फोकस पर रखी जाए तो छवि कैसी छवि बनेगी। और देखो, वस्तु को अगर हम फोकस पर रखते हैं तो हमारा छवि जो है वह कैसा बनेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका इसका ए अनंत पर बनेगी। ठीक ना, वस्तु को अगर फोकस पर रखते हैं तो इसका छवि जो है अनंत पर बनेगा। ठीक, इसको याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 41 नंबर साफ साफ क्वेश्चन देख कि परावर्तन की इकाई क्या है। परावर्तन की इकाई जो है हमारा क्या है, तो मीटर है, डिग्री है, न्यूटन या कोई नहीं। तो देखो, परावर्तन का जो इकाई है, परावर्तन का इकाई जो है हमारा डिग्री होता है। परावर्तन की इकाई जो है हमारा डिग्री होता है। ठीक, परावर्तन की इकाई जो है हमारा डिग्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दर्पण का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है। दर्पण का उपयोग जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, आपतन पर, परावर्तन पर, प्रकीर्णन पर, या परावर्तन या अपवर्तन दोनों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 42 का आंसर हो जाएगा बी। आप दर्पण का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है, तब परावर्तन पर। ठीक, दर्पण का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है, तब परावर्तन पर। ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस दूरी और वक्र और त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो एफ बराबर r/2 हो जाएगा। एफ बराबर r/2, 43 का आंसर हो जाएगा सी, एफ बराबर r/2। ये जो आपका संबंध है। ठीक, फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच यही आपका संबंध है, एफ बराबर r/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का कि यदि वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच रखा जाए तो कैसी छवि बनेगी। यानी कि जो कोई वस्तु है उसको हम फोकस और केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका छवि कैसा बनता है, वास्तविक बनता है या उल्टा और बड़ा बनता है, आभासी बनता है या सीधा और लघु बनता है, वास्तविक और समान आकार का बनता है या कोई नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, वास्तविक, उल्टा और बड़ी बनता है। ठीक ना। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वस्तु को केंद्र से बाहर रखा जाए तो कैसी छवि बनेगी। वस्तु को केंद्र से बाहर रखते हैं, अगर कोई वस्तु है, ठीक, और उसको केंद्र से बाहर रखते हैं, मान लो ये कोई वस्तु है, इसको केंद्र से बाहर रखते हैं, ठीक ना, तो उसका जो है छवि कैसा बनेगा। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वास्तविक, उल्टा और लघु बनेगा। ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि यदि वस्तु अनंत पर रखते हैं तो छवि कहाँ बनेगी। वस्तु को अगर हम अनंत पर रख देते हैं तो छवि कहाँ पर बनेगी, तो छवि जो है आपका फोकस पर बनता है। ठीक, ये इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण में बने चित्र की दिशा कैसी होती है। यानी कि अवतल दर्पण में जो चित्र हमारा बनता है वो कैसी होती है, सीधा होता है, उल्टा होता है, बाई तरफ होता है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उल्टा होता है। ठीक ना। अवतल दर्पण में जो हमारा चित्र बनता है वो चित्र की दिशा कैसी होती है, तो उल्टा होता है। चित्र की दिशा हमारा उल्टा होता है। ठीक, उल्टा होता है। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह रेखा जो दर्पण के केंद्र और ध्रुव को जोड़ती है कहलाती है। मतलब वह रेखा क्या कहलाती है, जो दर्पण के केंद्र और ध्रुव दोनों को जोड़ती है। प्रमुख अक्ष कहलाता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस, सामान्य यानी नॉर्मल, फोकस रेखा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रमुख अक्ष कहलाता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ स्थित होती है। अवतल दर्पण में जो है फोकस बिंदु कहाँ पर स्थित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, दर्पण के सामने। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के सामने। अवतल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ स्थित होता है, अवतल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ स्थित है, तो दर्पण के सामने स्थित होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन करे कि 50 नंबर क्वेश्चन करे कि उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है। पहले अवतल था, अब उत्तल का बताना है। उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, तो उत्तल दर्पण का फोकस जो है दर्पण के पीछे होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन करे कि यदि वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर है और छवि 15 सेंटीमीटर दूर बनती है तो आवर्धन m कितना होगा। देखिए ये जो 51 नंबर क्वेश्चन इसको छोड़ दीजिए, ये आपको समझ में नहीं गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 दिया, ये क्वेश्चन गलती है। ठीक ना, 10 के जगह 15 होना चाहिए, तो अभी आपका इतना आंसर आएगा। नहीं तो इसको अगर आप लोग 10 सेंटीमीटर कैलकुलेशन और 15 सेंटीमीटर ले लेते हो -v/u पर आवर्धन निकालने के लिए करें, तो इसका आंसर आपका इतना नहीं आएगा। ठीक ना, इसलिए 51 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देते, ये दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, दिस इज
रॉन्ग नहीं बन जाएगा, लेकिन ये आपका आंसर आपका इतना नहीं आएगा जितना दिया, ठीक। तो इसलिए इसको छोड़ देते, माथा पेची नहीं करते। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन में, ठीक। 52 नंबर क्वेश्चन करें कि वास्तविक छवि किस प्रकार की होती है। वास्तविक छवि किस प्रकार की होती है, वास्तविक छवि किस प्रकार की होती है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का भी, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक छवि किस प्रकार की होती है, तो उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उसका वास्तविक छवि को जो है हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तब नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर कर कि आभासी छवि की विशेषता क्या है। आभासी छवि की विशेषता क्या है, तो उल्टी होती है, पर्दे पर बनती है, सीधी बनती है, कोई नहीं। तो आभासी छवि जो है, आभासी छवि की जो विशेषता है वो हमारा हो जाएगा आपका सी, सीधी होती है। आभासी छवि की विशेषता सी होती है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 54 नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि परावर्तित किरण एक बिंदु पर मिलती है तो परावर्तन कहलाता है। देखो इसको ध्यान से समझो, यदि परावर्तित किरण एक बिंदु पर मिलती है तब वह परावर्तन कहलाता है, तब वह परावर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का नियमित परावर्तन। कैसा परावर्तन कहलाता है, तो नियमित परावर्तन, ठीक ना। क्योंकि परावर्तित किरणें एक बिंदु पर मिलती है, जब भी परावर्तित किरण एक बिंदु पर मिलेगी तब परावर्तन क्या कहलाता है, परावर्तन जो है नियमित परावर्तन कहलाता है, ठीक। ठीक ना, समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन का है कि किस प्रकार का दर्पण केवल लघु, सीधी और आभासी छवि बनाता है। यानी कि वो दर्पण कौन सा है जो केवल लघु, सीधी और आभासी छवि बनाता है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का भी उत्तल दर्पण जो है हमारा, उत्तल दर्पण जो हमारा राइट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनी छवि की प्रकृति क्या होती है। यानी समतल दर्पण द्वारा जो छवि बनती है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो 56 का आंसर हो जाएगा ए, आभासी और समान आकार की होती है, ठीक। 57 नंबर, नेक्स्ट यानी 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन करें कि यदि वस्तु को समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो छवि कहाँ बनेगी। देखो वस्तु को अगर समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर रखते हैं तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो उसका छवि जो है हमारा 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पीछे की ओर। तो 57 नंबर क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 58 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि समतल 58 नंबर क्वेश्चन करें कि समतल दर्पण में वस्तु और छवि के बीच की दूरी होती है। समतल दर्पण में वस्तु और छवि की बीच में होती है, क्या हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में वस्तु और छवि के बीच की दूरी होती है, समान होती है, दोगुनी होती है, आधी होती है, कोई नहीं होती। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोगुनी। समतल दर्पण में जो है वस्तु और छवि के बीच की दूरी जो है दोगुनी होती है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन करें कि यदि परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती है तो परावर्तन कहलाता है। यानी कि परावर्तित किरणें जो है जो अलग अलग दिशाओं में जा रही है उसको हम लोग कौन सा परिवर्तन कहते हैं। तो उसको हम लोग कौन सा परिवर्तन कहते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विक्षेपित परिवर्तन। विक्षेपित परिवर्तन कहते हैं, ठीक, विक्षेपित परिवर्तन कहते हैं, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि वास्तविक 60 नंबर क्वेश्चन की वास्तविक छवि का आवर्धन कैसा होता है। वास्तविक छवि का आवर्धन कैसा होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है या कुछ और होता है। तो इसका 60 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, ऋणात्मक होता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक होता है। वास्तविक छवि का आवर्धन कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि आभासी छवि का आवर्धन कैसा होता है। आभासी छवि का आवर्धन कैसा होता है, तो आभासी छवि का आवर्धन जो है हमारा धनात्मक होता है। आभासी छवि का आवर्धन जो है हमारा धनात्मक होता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण में वस्तु और छवि का ऊर्ध्वाधर दूरी समान होती है लेकिन दिशा होती है। देखो दर्पण में जो है वस्तु और छवि की ऊर्ध्वाधर दूरी समान होती है लेकिन दिशा पूछ रहा है इसमें, ठीक ना। तो दिशा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत। दिशा जो है हमारा विपरीत होगा, ठीक, तो समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण में रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण में रियर व्यू मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसको याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 यानी 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि सर्च लाइट जो है उसमें हम लोग किस प्रकार का
किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो सर्च लाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक ना। सर्च लाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक। 65 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर का है कि सेविंग मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है इसलिए रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर एकदम शॉर्ट में है कि सेविंग मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। 65 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। सेमी मिरर में जो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर किस लिए करते हैं। यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर किस लिए करते हैं, दांत को देखने के लिए करते हैं, या कान देखने के लिए करते हैं, या गले के अंदर देखने के लिए करते हैं, या बाल देखने के लिए करते हैं। देखिए 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कैसे कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर किस लिए करते हैं, तो गले के अंदर देखने के लिए। इसको याद रखिए, गले के अंदर जो है हमारा डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन करके यदि वस्तु फोकस से दूर रखी जाए तो छवि वास्तविक और उल्टा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, या समान आकार का बनेगा, या कोई नहीं बनेगा। तो देखो वस्तु को अगर फोकस से दूर रखते हैं तो हमारा छवि जो है वो छवि हमारा कैसा बनता है, तो छवि जो हमारा वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक ना। वस्तु को फोकस से दूर रखते हैं तो छवि जो हमारा वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी का आधा, फोकस दूरी का दोगुना, या समान। और नेक्स्ट लास्ट में क्या है ऑप्शन है, कोई नहीं, ठीक ना, कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दोगुना होता है, फोकस दूरी का दोगुना होता है। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही पर रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे अगला चैप्टर, ठीक ना। लेक्चर 2 में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, और लेक्चर 1 में ये आपका फिजिक्स के जो लेक्चर 1 है ये वीडियो यहीं पे इसी में आपका पार्ट यानी कि चैप्टर 1 हुआ है, ठीक ना। लेक्चर 1 में चैप्टर 1, लेक्चर 2 में चैप्टर 2, लेक्चर 3 में चैप्टर 3, ऐसे करके लेकर आएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेक्चर 3 में, ठीक। और आपका दोस्त साथी अगर 10th क्लास में 2026 में एग्ज़ाम देने वाला है, ठीक ना, फाइनल एग्जाम 2026 में देने वाले, उसके पास ये इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले उसके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव को याद करके एग्ज़ाम में अच्छा नंबर उठा सके, यानी 400 450 प्लस नंबर उठा सके, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।